फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनाली भारद्वाज। मैं आज आपके साथ अपना नया वीडियो शेयर करने वाली हूँ। लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, तो इस बार हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के तरह से किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं सॉलिड जो है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप जब भी सॉलिड को पार्टिकल्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल ही पास होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। सेकंड, आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के इन सब के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे टाइटली पैक्ड हैं। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो लो होता है। थर्ड है हमारा, क्योंकि स्पेस लो होता है बट क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं उनमें, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचते हैं अपने प्रति, तो उनके अंदर कुछ फोर्स होता है और इसलिए क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत सारे नंबर में होते हैं तो इन सब में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हाई होता है, क्योंकि एक सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से ऑलरेडी इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि उनके बीच स्पेस नहीं होता है। तो स्पेस नहीं होने के कारण हम इन पार्टिकल्स को और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हम इससे ये जानेंगे कि इसमें कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। अब क्योंकि इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, इसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, तो ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स दे कांट फ्लो। ये फ्लो तो नहीं करता है फ्रेंड्स, बट अपनी मीन पोजीशन पे ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि फ्लो इसके अंदर नहीं होता है बट इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ऑन देयर मीन पोजीशन। ये अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो क्योंकि आपने देखा कि ये अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, यानी कि ये मूव नहीं करते हैं, इनके बीच फ्लो नहीं होता। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है तब फॉर्म होता है जब पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है, और क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ही कम होता है। और लास्ट वन हम ये जानेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो और ये बिल्कुल ही अटैच्ड रहते हैं, इसलिए इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके कारण डेंसिटी हाई होती है। तो हम ये जानेंगे कि डेंसिटी इज़ हाई। तो फ्रेंड्स, आपको सॉलिड के बारे में मैंने बता दिया कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो सबसे पहले टाइटली पैक्ड होते हैं। उनको हम और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम रहता है। साथ ही साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपने अपने फोर्स से एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। फ्लो नहीं करता है क्योंकि स्पेस नहीं है ऑफ कोर्स, एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, उनमें स्पेस नहीं है बट वो अपने ही जो भी उनका मीन पोजीशन है वो उसी जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं। एंड काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है और डेंसिटी हाई होती है। तो अब हम लोग मूव ऑन करेंगे लिक्विड स्टेट पर। तो लिक्विड स्टेट का जो है वो कुछ पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं, यानी कि एज़ कम्पेयर टू सॉलिड इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट है, हमने देख लिया कि इसके पार्टिकल्स सॉलिड के मुकाबले थोड़े से दूर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे कि इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। सेकंड, क्योंकि इसके बीच आप देख सकते हैं स्पेस जो है वो दिख रहा है हमें, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बीच स्पेस होता है। तो सॉलिड के मुकाबले इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। थर्ड, क्योंकि फोर्स इसमें थोड़ा सा कम होगा
क्योंकि अब इसके बीच स्पेस आ गया है और स्पेस होने की वजह से ये एक दूसरे को उतने अच्छे से अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लो। तो हम ये जानेंगे कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें एज़ कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स इसका फोर्स कम होता है। फोर्थ हम लेंगे, कंप्रेसिबल होता है क्योंकि इसके बीच अब स्पेस आ चुका है। सॉलिड में हमने जाना था कि इसमें स्पेस नहीं होता है, इसलिए ये इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, बट क्योंकि इसके बीच में स्पेस है तो ये कंप्रेसिबल है। और स्पेस ही क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो इसके पार्टिकल्स फ्लो करते हैं। इसके पार्टिकल्स तो फ्लो करते हैं, बट आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि लिक्विड पार्टिकल्स कहीं भी नहीं जा सकता है, यानी कि जहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स रखे गए हैं ये बस वहीं उतने ही दूर पे ये अपने जगह पे ही फ्लो करते हैं। तो पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट इसमें नहीं करता है बल्कि मूव करता है, फ्रीली मूव करता है, बट इन द लिक्विड, विद इन द लिक्विड। तो एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि इसकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है। हमने सॉलिड और लिक्विड को एक्सप्लेन कर दिया काइनेटिक और काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बेसिस पर। अब हम गैस के बारे में जानेंगे। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, यानी कि आपने सॉलिड में देखा होगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, लिक्विड में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, बट गैस में बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे हम पहला ये जानेंगे कि इसके पार्टिकल्स लीस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि सॉलिड में टाइटली पैक्ड, लिक्विड में लेस, लेकिन गैस में लीस्ट। सेकंड है इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई होता है। आप देख सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पे रहते हैं, इसलिए इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो हाई होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो लीस्ट होता है। तो क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो ये अपनी ओर दूसरे पार्टिकल्स को नहीं खींच पाते हैं, और इसकी वजह से इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो लीस्ट होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस है इसलिए ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। फिफ्थ हम लेंगे कि पार्टिकल्स जो हैं वो ईज़िली कहीं भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स कैन फ्लो ईज़िली। और क्योंकि ये ईज़िली फ्लो कर सकता है तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये जो पार्टिकल्स है, जैसे हमने गैस में बताया था कि गैस के पार्टिकल्स जो जहाँ भी रखा गया है बस उतने के अंदर ही इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट गैस के साथ ऐसा नहीं है। गैस किसी भी डायरेक्शन में अपने आप मूव कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि आपने देखा होगा एयर जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पेस पे नहीं होता है। हर जगह आप अगर अंदर हैं, घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, कहीं भी आप हैं तो गैस वहाँ पे मौजूद होता है। ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो मौजूद होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो ईज़िली मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है तो ये अपनी हर जगह मूव कर सकते हैं, और क्योंकि इसकी मूवमेंट ज़्यादा है इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड लीस्ट होती है। तो मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया, और ये बताया कि इसके पार्टिकल्स किस तरह काम करते हैं, उनका फ्लो कैसा है, वो किस तरह से स्पेस उनके बीच कितने का होता है, किस तरह से काइनेटिक थ्योरी से ये सब जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से किस तरह हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर कर सकते हैं, और हम एक एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। तो सॉलिड के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वुडन ब्लॉक,
वुडन ब्लॉक क्यों? क्योंकि इसका आप ना तो इसके सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और ये सारे जो भी मैंने आपको बताया है ये सारे को फुलफ़िल करता है। लिक्विड के लिए हम वाटर ले सकते हैं और गैस के लिए हम एयर ले सकते हैं। तो मैंने विथ एग्जांपल आपको अच्छे से समझा दिया है कि लिक्विड, सॉलिड एंड गैस किस तरह काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से जुड़े हुए हैं। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो गाइज अब हम जानेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। इंटर कन्वर्जन मतलब क्या होता है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मीन्स कि स्टेट्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस किस तरह वो एक दूसरे स्टेट में चेंज होके और दोबारा अपने मीन स्टेट यानी कि अपने ओरिजिनल स्टेट पे आते हैं, उसको हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे जो चेंज होते हैं मैटर, ये चेंज क्यों होते हैं? जब इन पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है चेंज किया जाता है तो ये अपने मीन पोजीशन से यानी कि सॉलिड लिक्विड से और लिक्विड गैस में चेंज होता है। तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि किस तरह सॉलिड जो है वो लिक्विड और लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है। तो सबसे पहले सॉलिड लिक्विड में किस तरह चेंज होता है। आप सब जानते होंगे सॉलिड यानी कि आइस। तो आइस जब हम लेते हैं तो आइस फ्रिज में रहता है तो आप देखते होंगे वो बिल्कुल मेल्ट नहीं करता है, बट एट द रूम टेम्परेचर वो चेंज होने लगता है। बट जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो जो है वो आइस मेल्ट करने लगता है, और जैसे ही 0 डिग्री से ज़्यादा यानी कि माइनस में वो जाता है वो अपने सॉलिड स्टेट में ही रहता है। बट 0 डिग्री जाने के बाद वो लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर में चेंज होने लगता है। तो 0 डिग्री आने के बाद जब वो वाटर में चेंज होने लगता है आइस, तो वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद वाटर गैस में चेंज होने लगता है यानी कि वेपराइज होने लगता है। तो हम ये जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम उसको बॉईल करते हैं तो इट स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो इस प्रोसेस को, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाली प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री होता है। तो जैसे ही सॉलिड यानी कि आइस वाटर में चेंज होने लगता है, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। बट लिक्विड जब गैस में चेंज होने लगता है तो इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो हम इसको मेल्टिंग कहते हैं, एंड लिक्विड जब वेपर में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, तो हम इसको वेपर कहते हैं। इंटर कन्वर्जन है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है, बट गैस अगेन वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, एंड लिक्विड के बाद फिर से वो अपने मीन पोजीशन यानी कि सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। ये किस तरह हो सकता है? गैस को लिक्विड स्टेट में दोबारा लाने के लिए हम लिक्विफिकेशन, गैस को दोबारा लिक्विड स्टेट में लाने वाले प्रोसेस को हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। गैस को हम किस तरह से लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं? जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वेपर जो है यानी जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में आने लगेगा। एंड अगेन अब हम सॉलिड को लिक्विड को किस तरह सॉलिड में चेंज कर सकते हैं? तो इस प्रोसेस को, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने वाले प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, यानी द प्रोसेस विच चेंजेस लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। तो आपको अच्छे से गाइस समझ में आ गया होगा कि ये सारे एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, लिक्विड गैस में चेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, गैस जो है अगेन लिक्विड में चेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ लिक्विडिफिकेशन, एंड लिक्विड जो है फिर से सॉलिड में चेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन। यानी कि जब लिक्विड को, वाटर को हम
सॉलिडिफाई करेंगे, जब टेम्परेचर उसका 0 डिग्री से बढ़ा के 0 डिग्री से कम करके माइनस में हम ले जाएंगे, तो जो वाटर है वो स्टार्ट करने लगेगा सॉलिडिफिकेशन होना, यानी कि वो जमना शुरू करेगा और वो फिर सॉलिड बन के सॉलिड यानी कि आइस बन के वापस लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा वो आइस, जो कि किसके प्रोसेस के थ्रू होगा, सॉलिडिफिकेशन के। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको हमेशा याद रखना होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक और बात, लिक्विडिफिकेशन को हम कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। तो गैस को लिक्विड में चेंज करने वाले प्रोसेस को हम लिक्विडिफिकेशन या फिर कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। एंड लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने वाले प्रोसेस को मैंने बताया कि सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं, बट हम इसको फ्रीजिंग, नॉर्मल भाषा में हम इसको फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चेंज होता है एंड अगेन वो गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।